कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम पढ़ने वाले हैं कार्बन। कार्बन क्या होता है और उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हम धीरे धीरे टॉपिक पे आएंगे। एनसीईआरटी इसमें एक्सप्लेन्ड होगी गाइस, सो डोंट वरी एंड जस्ट लिसन एंड मेक नोट्स। तो गाइस इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कार्बन का। जो मेरा कार्बन है, आप देख सकते हो हमारे चारों तरफ कार्बन हमें दिख सकता है। मैम क्या कार्बन दिख सकता है? जी हाँ, चारों तरफ हमारी जो चीज़ें हमें दिखेंगी वो सभी कार्बन की ही बनी हुई हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जी हाँ, हम खुद भी और जो भी हम एनिमल्स एंड ऑल देख रहे हैं अपने आसपास, सभी कार्बन से मिलके बने हैं। और फूड जो कि हम खाते हैं, फ्यूल्स, क्लॉथ्स जो हम वियर करते हैं, मेडिसिन्स जो हम लेते हैं, दवाइयाँ, प्लास्टिक जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पेपर जिस पे हम रोज़ लिखते हैं, वुड, कोल, पेट्रोलियम, जी हाँ, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी वगैरह सभी, और नेचुरल गैसेस भी आ गई हैं गाइस। ये सभी कार्बन से मिलके बनी हैं। अब जो मेरा कार्बन है उसको हम थोड़ा थोड़ा इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। बट फर्स्टली हम बता दें, कार्बन का सिंबल हमारा C होता है और उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एज यू नो, अगर 6 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका होगा 2 4। सो हमें इससे पता चला कि इसकी लास्ट वैलेंस शेल में मतलब 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब गाइस नेक्स्ट स्लाइड मेरी है कि कार्बन जो है वो मिलके बना हुआ होता है बहुत सारी नंबर ऑफ कंपाउंड से मिलके, और 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स से भी ज़्यादा हमें नोन है, मतलब हमें पता है कि 3 मिलियन से भी ज़्यादा कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन कंपाउंड हमारे यूज़ होते हैं कहाँ कहाँ पे? मेडिसिन बनाने में, फ्यूल्स बनाने में, फूड, क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक, रबर, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। गाइस कार्बन कंपाउंड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो हमें बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। आखिरकार मेरे कार्बन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो गाइज ये हमारा ग्रुप नंबर 14 में पीरियड नंबर 2 में एग्जिस्ट करता है। और आपको बता दें, कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम पहले भी बता चुके हैं 2,4 है। सो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास 4, तो क्योंकि वो लास्ट शेल में एग्जिस्ट करते हैं। अब गाइस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बट उसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए हम कर क्या सकते हैं? या तो हम इसके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करा सकते हैं, या हम अपने 4 इलेक्ट्रॉन मतलब इसको गेन करा सकते हैं। लेकिन गाइस दोनों ही चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा, इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी। अब मतलब वाई डजंट कार्बन फॉर्म आयन? कार्बन आयन्स क्यों फॉर्म नहीं कर पा रहा है? मतलब 4 नेगेटिव या 4 पॉजिटिव क्यों फॉर्म नहीं कर सकता है? वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि स्टेबल होने के लिए उसे करना तो चाहिए कि वो लूज कर ले या फिर गेन कर ले, बट लूज अगर वो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी जो कि उसके पास इतनी नहीं है। और ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा था कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उसमें भी एक दिक्कत है। हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन है, तो अगर वो क्या कर ले, गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को, तो उसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो मेरा ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ये हमारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये वाली चीज़ें हम नहीं करा सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इंक्रीज हो जाएगा अगर हम ऐसा कर दें तो फॉर्मेशन ऑफ C4 नेगेटिव अनस्टेबल है, इसीलिए कार्बन ना तो लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन और ना ही ये गेन कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं ना कि भाई व्हाई डजंट कार्बन फॉर्म्स आयंस? जी हाँ, अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड। जी हाँ, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? मतलब मेरा कार्बन को स्टेबल भी होना है और ना वो लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन ना वो गेन कर सकता है, ऐसा मैम आपने बोल दिया। तो अब हम करें क्या? तो उसके लिए हम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कराते हैं। जी हाँ, हमारा जो कार्बन है वो मेरा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। मैम ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि वहाँ पे मेरे जो कार्बन है वो
दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। मैम हाउ डज इट पॉसिबल, कैसे होता है? और हम शेयरिंग ही क्यों करा रहे हैं? तो शेयरिंग तो हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उसका मैं आपको समझा चुकी हूँ, ना वो गेन कर पा रहा है और ना वो लूज कर पा रहा है। और इसीलिए शेयरिंग हेल्प करता है दोनों एटम्स को उनके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने में। दे बिकम स्टेबल, वो स्टेबल बन जाते हैं, जैसे कि मेरी नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। तो जो मेरा कार्बन होता है, मुझे पता है कार्बन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं कि मेरा कार्बन 1 है और उसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लगा दूं तो वो स्टेबल हो जाएगा। कैसे मैम? थोड़ा हेक्टिक रह रहा है, अभी समझाएंगे, बट अभी के लिए इतना ही समझिए। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको फर्दर दिखा दूंगी, बट अभी के लिए आप इतना समझिए। अब नेक्स्ट है एनसीईआरटी की हाइलाइट्स। तो गाइस जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है तब आपके नोट्स बनाए हैं। तो एनसीईआरटी की हाईलाइट है कि कार्बन अवॉइड करता है, ना तो वो फॉर्म करता है C4 पॉजिटिव ना C4 नेगेटिव आयंस। तो बोर्ड एग्जाम के बुक से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाई डज कार्बन नॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव आयंस। तो इसका आंसर, जो कि हम पहले भी दे चुके हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए फर्दर क्लैरिफाई कर रहे हैं। कीवर्ड्स में अगर हम देंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर हम लूज करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और न्यूक्लियस इतनी कैन नॉट इफेक्टिवली होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर हम गेन करा रहे हैं तो मेरा न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे जो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि गेन करने के बाद 10 हो जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई हम ये 2 चीजें नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वहां पे बढ़ जाएगा। तो अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, हाउ डज कार्बन बिकम स्टेबल। तो कार्बन स्टेबल कैसे बनेगा? अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो हम करेंगे क्या? तो अभी मैंने इसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप कर सकते हो। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा जो कार्बन है इसलिए फॉर्म कराता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखने को एग्जाम में आ जाती है, तो आप लिखेंगे A covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms। जी हाँ, 2 एटम्स के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तब मेरा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कार्बन अटेन्स स्टेबिलिटी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना गाइस। अब देखो व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है? और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने में हम करते क्या है, हम डॉट्स का यूज करते हैं। डॉट्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे मैं अगर कार्बन को देखूं, हमें पता है कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए मैंने डॉट का यूज किया, 1 2 3 4। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ओके गाइज, अब देख लेते हैं, इजी पीजी। अब आ जाता है मेरा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? तो उसके लिए आप समझिए, हमें पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है और उसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट अगर करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो हम करते क्या है, 2 मेरे एटम्स ले लेंगे हाइड्रोजन के और वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। मतलब उनके पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और दूसरे के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ से अगर मैं सर्कल फॉर्म कर दूँ तो आप समझ जाओगे कि इधर मेरे हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है इस वाले का, और इस वाले का भी कंप्लीट हो चुका है। तो 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहे हैं। इसी को बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मेरा हाइड्रोजन के अंदर फॉर्म होता है। अब मैम क्या सिंगल ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अब हम फर्दर देखना चाहेंगे। जी हाँ, तो हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस। एज यू कैन सी, तो हम फॉर्मेशन देखेंगे क्लोरीन का और ऑक्सीजन का। तो क्लोरीन में अगर हम देखना चाहें तो 287 हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें वैलेंस शेल में हम देख पा रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास 7,
और इसको कितने की जरूरत है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इसमें हम करेंगे क्या, 2 हमारे लेंगे एटम्स और इनमें म्यूचुअल शेयरिंग कराएंगे। यहाँ पे आपको एक ही मतलब ये फाइनल रिजल्ट दिखा रहे हैं, बट अगर मैं आपको बताऊं कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप इधर से मान सकते हो इस वाले क्लोरीन का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है बस, और इसके बाकी इसके चारों तरफ हैं 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे ही सोच सकते हैं, जस्ट इमेजिन। और 6 ही इसके इधर है और ये 7 वाला इसका 1 है और इसका 7 वाला ऊपर वाला मान लीजिए। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू। और यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, डेट्स वाई यहाँ पे भी आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो क्या अगेन वही क्वेश्चन, क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होता है? जी नहीं, डबल और ट्रिपल भी फॉर्म होते हैं। कैसे मैम, एग्जांपल बताइए। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, तो लास्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे क्या, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इन्हें नीड पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे 2 ऑक्सीजन के एटम ले लेते हैं और अगेन यहाँ पे इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिखाया हुआ है, बट आप सोच सकते हैं कि जब इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमारा हुआ क्या है। देखिए 2 यहाँ पे हैं और 4 आप मान सकते हैं कि चारों तरफ हैं इसके इलेक्ट्रॉन। अगेन इस एटम के भी 2 यहाँ पे हैं इधर वाले और 4 इसके चारों तरफ हैं। तो ये शेयरिंग करके मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई डबल कोवेलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म हुआ है। अब मैम क्या इसका मतलब ये है कि डबल ही हो सकता है? जी नहीं, ट्रिपल भी हो सकता है, बट हाउ? तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास हमें पता है 7 एटॉमिक नंबर होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अगर हम देखना चाहें 3 ये रहे और 2 ये रहे, तो 3 इसके शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। 2 मैंने एटम्स ले लिए हैं और मेरे 3 इसके एटम्स ये मतलब सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे और 2 ये रहे, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपलेट यहाँ से फॉर्म हो चुका है। एज यू कैन सी यहाँ पे 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के बीच में, और मैं इधर से देख पा रही हूँ 3 3 6 एंड 7 8। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है इस नाइट्रोजन का। अगेन आप इधर देख सकते हो इसका भी पूरा हो चुका है। तो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बोर्ड की एक टिप है, आप याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन हमारा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड बोल दी है मीथेन का फॉर्मेशन। जी हाँ, तो मीथेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इस चैप्टर में। तो मीथेन का हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमारे पीरियडिक टेबल में। तो ये ग्रुप नंबर 14, पीरियड नंबर 2, और ये भी अगेन एक नॉन मेटल है जो कि आप जान ही पा रहे हैं CH4। कार्बन हमने देखा था नॉन मेटल है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2,4, बिकॉज इसमें कार्बन होता है, वी नो दैट। तो गाइस इसमें K शेल में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? एज यू कैन सी CH4 है। तो मैं एक कार्बन का मॉलिक्यूल लूंगी जिसके पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यहाँ हाइड्रोजन का, एक यहाँ ये मान लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आएंगे, मतलब हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे और यहाँ से मेरा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। कैसे? अगेन ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन का एक ये रहा और इस वाले हाइड्रोजन का ये, इस हाइड्रोजन का ये, इस हाइड्रोजन का एक ये। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। टोटल 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ से कार्बन शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच हाइड्रोजन एटम। हम देख पा रहे हैं कार्बन हमारा हर हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से टोटली शेयर हो रहे हैं। अब कार्बन कंप्लीट कर लेता है उसका ऑक्टेट। कैसे? 2 4 6 8। एज यू कैन सी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं हाइड्रोजन का अगर देखना चाहूँ तो देखो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। दैट्स ऑल।
अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है मेरे कार्बन की। तो कार्बन की हमारे पास अभी हम पढ़ने वाले हैं 2 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कैटेनेशन। कैटेनेशन, व्हाट इज कैटेनेशन? बच्चे इसको भूल जाते हैं लेकिन आपको नहीं भूलना, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। तो होता क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन की जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे बोन्स है वो फॉर्म हो रहे हैं, आइदर या तो वो लॉन्ग चेन्स बना रहे हैं या फिर वो मेरे ब्रांच चेन्स बना रहे हैं या फिर रिंग फॉर्म कर रहे हैं, उसे ही हम कैटेनेशन बोलते हैं। बहुत इजी पीजी है, आप 2-3 बार इसको रीड आउट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। कार्बन एटम्स हमारे फॉर्म हो सकते हैं स्ट्रेट चेन्स बना के, ब्रांच चेन्स बना के या रिंग स्ट्रक्चर्स बना के। एज यू कैन सी स्ट्रेट चेन कैसे बनती है, मैंने मान लो ये 5 कार्बन की, ये देखिए स्ट्रेट चेन यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, मतलब एक सिंगल लाइन में मैंने इनको यहाँ पे बॉन्डेड कर दिया है। ओके, अब अगर मैं ब्रांच चेन कहूँ तो इसी को मैं ब्रांच चेन में भी दिखा सकती हूँ कि मेरे 4 कार्बन है, एक के पास ये मेरा कार्बन 5th वाला अटैच है, यहाँ पे भी 5 ही इन टोटल कार्बन है। अब गाइज अगर मैं रिंग देखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से रिंग में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये मेरे 4 हैं बट हम 5 भी 4 इस प्लेस में यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम रिंग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब गाइज मेरा नेक्स्ट है, क्वेश्चन निकल के आता है कि हमारा कार्बन कैटेनेशन क्यों शो करता है, वो ऐसे सिंपली एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। तो गाइस कार्बन जो है मेरा वो कैटेनेशन इसलिए शो करता है क्योंकि कार्बन का एटम बहुत छोटे साइज का होता है और उसमें उसको सब चीज़ें फिट करनी होती है, इसलिए वो ब्रांच या फिर लॉन्ग चेन्स या फिर एज यू कैन से रिंग चेन फॉर्म करता है। जो मेरे कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो मेरा लंबी चेन्स जो कि स्टेबल होती है उन्हें फॉर्म करता है, इसीलिए कार्बन कैन फॉर्म कंपाउंड्स कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम। इसलिए मेरा कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें लॉन्ग चेन्स के थ्रू या फिर ब्रांच चेन्स के थ्रू सबमर्ज कर देंगे, रिंग्स के थ्रू। अब गाइस सेकेंड प्रॉपर्टी मेरी होती है टेट्रावेलेंसी। अब ये टेट्रावेलेंसी क्या होती है? As the name suggests, as the title suggests, tetra mean 4 and valency means valence electrons और valency। तो 4 वैलेंसी होती है इसकी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे कार्बन के पास। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन के पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। किस किस के साथ? कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन क्लोरीन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। इसी प्रॉपर्टी को हम टेट्रावेलेंसी कहते हैं। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स। जी हाँ, वही हमारा थोड़ा दोबारा से बता देते हैं कि कार्बन जो है हमारे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। किस किस के साथ? अभी बताया था, कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर और क्लोरीन। ठीक है गाइस, ये सभी स्टेबल होते हैं यहाँ, इसलिए ये स्टेबल फॉर्म करता है बॉन्ड्स। अब गाइस क्विक रिवीजन पे आ जाते हैं हम, क्योंकि पार्ट फर्स्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होती है, इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि वैलेंसी इसकी 4 होती है। अब जो मेरा कार्बन है ना तो वो C4 पॉजिटिव ना वो C4 नेगेटिव आयन फॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाता है ना। अगर वो ऐसा कर लेगा 4 पॉजिटिव मतलब लूज कर जाएगा, तो लूज करने में उसको दिक्कत होगी क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। और अगर वो गेन कर जाएगा तो उसका जो हमारा वो है शेल, वो उसको ओकर मतलब नहीं संभाल पाएगा, बिकॉज मेरे आप जान पा रहे हो कि 6 मेरे प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड कर पाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है उसकी न्यूक्लियस के लिए। तो करेगा क्या ये बहुत डिफिकल्ट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हो जाता है, इसीलिए ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कार्बन बिकम्स स्टेबल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन इसलिए स्टेबल बनता है, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारा फॉर्म करता है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखे हमने हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के। आपने देखा कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन डबल और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। अब CH4 जो है वो 4 सिंगल
कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, सिंगल सिंगल, है ना। एज यू कैन सी कार्बन होता है, फिर इधर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इधर इधर इधर, तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। बाकी मैं आपको बता दूं लास्ट में कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो गाइस उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जनरली इनसॉल्युबल होते हैं हमारे वाटर के अंदर, और सोल्यूबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक। हाइड्रोकार्बन होता क्या है गाइस? हाइड्रोकार्बन जैसे कि वर्ड ही, जैसे हम इसमें ही देख पा रहे हैं कि हाइड्रो एंड कार्बन छिपा हुआ है, तो ये मेरा हाइड्रोकार्बन होता है ऐसा कंपाउंड जो कि मिलके बना है हाइड्रोजन से और मेरा कार्बन से। इन्हीं 2 एलिमेंट से बना हुआ होना चाहिए। अब एग्जांपल्स के लिए अगर आप देखना चाहिए तो होंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मेथेन वैसे अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इट्स ओके गाइस, बट अभी प्रेफरेंस के लिए हम ऐसे एग्जांपल्स याद रख सकते हैं कि मेरे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है एंड ब्यूटेन है। मीथेन इज CH4 बिकॉज ऑफ, इसको फर्दर एक्सप्लेन मैं कर दूंगी, बट अभी के लिए आप ऐसे देख लीजिए, मीथेन इज CH4, मेथ इज 1, चलिए आगे ही बता देंगे, इट्स ओके। अभी इथेन C2H6 होता है, प्रोपेन मेरा C3H8 होता है, ब्यूटेन मेरा C4H10 होता है। की पॉइंट क्या है हाइड्रोकार्बन का? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ना ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या और कोई कंपाउंड और कोई एलिमेंट हम अटैच कर दें अगर, और उससे अपना एक कंपाउंड फॉर्म कर ले, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, उसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते हैं। मतलब कि इसमें सिर्फ मेरा कार्बन और हाइड्रोजन एटम का होना ही नेसेसरी है, ये नीड है इसकी, अदरवाइज हम उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन आपके लिए प्यारा सा निकल के आ जाता है गाइस, जिसका आंसर आप मेरे को बताएंगे कि जो मेरा CO2 है, क्या मैं उसको हाइड्रोकार्बन बोल सकती हूँ? तो गाइस आंसर है नहीं। क्यों नहीं बोल सकती हूँ मैं? इसमें C तो है, मतलब कार्बन तो है। जी हाँ, कार्बन होना चाहिए मैंने बोला था, बट मैंने नहीं बोला था कि ऑक्सीजन हो, बट यहाँ तो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है कार्बन के साथ, तो हम इसको हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब गाइस एनसीईआरटी का एक प्यारा सा नोट आपके सामने है कि हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज फर्दर कि हाइड्रोकार्बन्स को हमने फर्दर डिवाइड किया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। बट व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? उसके लिए पहले हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे एल्केन्स होते हैं। व्हाट आर एल्केन्स में से? तो अभी के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ओनली बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि जिसमें कार्बन जो है, जिसमें स्पेसिफिकली कार्बन मेरे कनेक्टेड हो सिंगल बॉन्ड से। एज यू कैन सी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ऐसे मेरे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको मैं बोलती हूँ क्या? एल्केन्स या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वेल, अब बात एक निकल के आती है कि ठीक है सिंगल बॉन्ड से हम पहचान कर सकते हैं, बट वो कार्बन कार्बन के बीच में होनी चाहिए। ओके, इट्स ओके, वी गॉट इट कि दोज आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन। बट फर्दर हमें थोड़ा समझना है और थोड़ा डीपली। तो गाइज आपको बता दूं, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच। इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर पाते हैं। अगर आपको कंपैरिजन में मैं बोलूं कि मैं आपसे फर्दर ये बताऊंगी कि देखो ये एल्केन था जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। आगे हम पढ़ने वाले होंगे कि भाई एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो गाइज अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा जो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किस में अटैच होते हैं, तो वो मेरे एल्केन या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं। और इन्हें हम एल्केन्स भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। अब एग्जाम्पल है आपके पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है गाइज,
और इसको स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है कि ANE इसके लास्ट में लगा होता है, दोज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनका मतलब ही सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होना है। वेल गाइज, रिमेंबर टिप है आपके साथ कि भाई देखो, सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होगा उन्हें मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलूंगी और उनका ही नाम एल्केन होता है। अब सैचुरेटेड तो मैंने मैम देख लिया, अनसैचुरेटेड क्या वाला है? तो गाइज अनसैचुरेटेड होता है उसका मतलब उससे हट के, मतलब सैचुरेटेड था सिंगल बॉन्ड वाला, तो अनसैचुरेटेड होगा मेरा डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला। मतलब हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय 1 और डबल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो मेरे 2 कार्बन है, 2 कार्बन एटम्स, वो किससे कनेक्टेड है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से, उन्हें मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलूंगी। मैम उसको तो हम सिंपली बोल देते थे कि वो एल्केन होता है, बट इसमें थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स है सिस्टम। इट कैन बी एल्कीन और इट कैन बी एल्काइन, दोनों को ही हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। वेल मैम, एल्केन का हम समझ चुके कि सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन क्या होता है? तो गाइज एल्कीन क्या होता है? कंटेन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। इसमें एल्कीन में कम से कम एक मेरा डबल बॉन्ड होना नेसेसिटी है। इसमें क्या होता है, मेरे कार्बन एटम्स के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना नेसेसिटी है। और एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ईथीन। अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि ENE लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है, ईन से ही आपको समझ जाना है कि गाइस डबल बॉन्ड है यहाँ पे। C2H4 आप देख पा रहे हो। अगर आप स्ट्रक्चर इसका देखना चाहते हो C2H4 का, सॉरी गाइस थोड़ा सा ये लैग कर चुका है, आई एम सॉरी फॉर डैट, बट ये मेरा ये जो एरो था वो इधर लगना था और ये वाला एरो इधर लगना था, सॉरी फॉर डैट, आई एम लिटरली सो सॉरी। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि होता क्या है। देखो 2 कार्बन मेरे हैं, इधर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इधर मेरा हाइड्रोजन से अटैच होगा। 2 तो देखो ये रहे, मेरे को पता है टेट्रावेलेंट होता है मेरा कार्बन, तो 2 तो ये रहे, तीसरा होगा मेरा ये वाला और चौथा होगा ये। अब गाइस आपको बता दूं, ये 2 जो मेरे हाइड्रोजन है ना, ये इससे कनेक्टेड थे, ये थोड़े से शिफ्ट अप हो चुके हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको लो अभी फिक्स कर देती हूँ, अदरवाइज आप भी ये बोलोगे कि भाई ये क्या ही चल रहा है मैम, इट्स नॉट वेल, सॉरी। सो हियर इट इज गाइस। तो होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो 2 कार्बन कंपाउंड है मेरे और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब जैसे हमें पता है इट इज टेट्रावेलेंट, तो 2 देखो 2 बॉन्ड तो ये रहे, तीसरा और चौथा यहाँ पे, और देखिए इस वाले में भी स्पेसिफिकली 2 3 4। तो ऐसे एल्कीन हम उन्हें बोलेंगे जिनमें कम से कम एक सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब एल्काइन कौन से होते हैं? एल्काइन मेरे वो होते हैं जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास है इथाइन, तो होता क्या है गाइस, देखो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे और मेरे को पता है टेट्रावेलेंट होता है कार्बन, तो 3 ये हो गया, एक मैंने हाइड्रोजन से इसको कनेक्ट कर दिया। अब अदर जो मेरा कार्बन है उसको भी सेम मैंने ऐसे ही कर दिया, 3 तो इसके पास है और एक मैंने हाइड्रोजन से कर दिया। तो मैं समझ चुकी हूँ कि एल्कीन वो होते हैं जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्काइन मेरे ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। अब दे कैन ऐड मोर हाइड्रोजन एटम्स अक्रॉस द डबल और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टिंग इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड्स। मतलब होता क्या है, हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं जब, मतलब हम सिंगल बॉन्ड में उन्हें जब तब्दील करते हैं, अगर मैं उर्दू में आ जाऊँ थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तब हम उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं। अब गाइस ये तो हमने देख लिया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इट्स ओके, बट क्या इनका डिफरेंस भी एग्जाम में आ सकता है? जी हाँ, दैट्स वाई हम पढ़ेंगे इनका वर्सेस, हम इनके युद्ध करवाएंगे। अब देखो आप होता क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेसिक डिफरेंस, मेन डिफरेंस। तो गाइस होता है कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इनमें मेरा सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना कार्बन एटम्स के बीच में, पर
ये जो मेरा अनसैचुरेटेड होता है इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट होता है दो कार्बन एटम्स के बीच में। ठीक है गाइस, अब ये जो होता है मेरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको हम एल्केन्स भी बोलते हैं, और जो मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको मैं एल्कीन भी बोलती हूँ जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, और एल्काइन भी बोलते हैं जो कि ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। अब जो मेरे जो है मेरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये लेस रिएक्टिव होते हैं मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अब जैसे कि ये समझ ही चुके हो, उसको उल्टा करके लिख दो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मेरे किन से, सैचुरेटेड वालों से। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि इनमें बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब एग्जाम्पल आप अनदर लिख सकते हो इसका पॉइंट कि भाई देखो ईथेन है C2H6, या फिर आप ले लो CH3, इन्होंने इसको ही मतलब खोल दिया है, बेसिकली यही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिंगल बॉन्ड है, इससे मैंने पहचान लिया इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब गाइज इथीन is the example and ethine is also the example of unsaturated. Why? Well guys, ethene में तो आप देख पा रहे हो डबल बॉन्ड है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। बेसिकली होता क्या है, दो कार्बन होते हैं, तीन बॉन्ड होंगे इसके, और पहले भी आप देख सकते हैं मतलब पीछे आप देख चुके हैं कि एक हाइड्रोजन कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन इस कार्बन से कनेक्टेड है, दूसरा हाइड्रोजन मेरे दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है। अगर आपको मैं क्विक रिकॉल कराना चाहूँ तो वो होगा क्या कि सिंगल बॉन्ड वाले मेरे सैचुरेटेड होते हैं और इनका नाम एल्कीन भी होता है, डबल बॉन्ड वाले मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और एल्कीन भी हो सकता है उसके अंदर, और ट्रिपल बॉन्ड वाले मतलब होता है बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड वाले मेरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये एल्काइन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब एल्काइन होता है बेसिकली। अब गाइज एल्काइन हम देख चुके हैं कि देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, नेक्स्ट टॉपिक बोलता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जी हाँ, कि हम कार्बन कंपाउंड को स्ट्रक्चरली कैसे दिखा सकते हैं। आपको याद है अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई देखो 1000 1 मिलियन या जितने भी बोलूँ मैं, इतने से भी ज़्यादा मेरे कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं विद इन द वर्ल्ड, बट ये कैसे पॉसिबल है कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी ये इतने सारे अपने कंपाउंड्स देख पा रही हूँ कार्बन के। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज छिपा है इनके स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में। जी हाँ, जो मेरे कार्बन एटम्स होते हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। हो सकता है हम उसे स्ट्रेट चेन में कर रहे हो अरेंज, हो सकता है ब्रांच चेन में शो कर रहे हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी उसका हो सकता है। वेल व्हाट आर दीज? स्ट्रेट चेन होता है कि सिंपली उनको हम एक चेन में स्ट्रेट चेन में रिप्रेजेंट कर दे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें कोई टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर एज यू कैन सी हियर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हो C4H10, एज यू कैन सी देर आर 4 कार्बन जो कि एन मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और अगर हम हाइड्रोजन अटैच करना चाहें तो 3 हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, एंड 2 इधर एंड 2 इधर, डेट्स वाई वो 10 बन जाएंगे। अब ब्रांच चेन अगर मैं देखूँ जो कि दूसरा टाइप है, दूसरा स्ट्रक्चर है मेरा कार्बन कंपाउंड का। ब्रांच चेन में होता क्या है, मेरे जैसे मान लीजिए 2-3 है तो एक मेरा इससे अटैच हो जाएगा, हो सकता है एक मेरा इससे अटैच हो जाए अगर मेरे कार्बन ज़्यादा बढ़ जाए तो। ये स्पेसिफिकली उसके फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। अब गाइस साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब कार्बन जो है, कार्बन के जो मेरे कंपाउंड्स हैं वो ऐसे भी फॉर्म हो सकते हैं, मतलब ये एक साइकिल भी फॉर्म कर सकते हैं। एज यू कैन सी साइक्लोहेक्सेन, ये मेरा एग्जांपल है एज यू कैन सी। अब गाइस नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, अब हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, लेकिन होमोलोगस सीरीज अब आ चुके हैं हम अपने चैप्टर की जान की तरफ। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? वेल आपको बता दें, जैसे कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है होमो मीन सेम। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो गाइज ये जो सीरीज होती है ये फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है, ऐसी फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिनमें क्या सेम हो,
फंक्शनल ग्रुप सेम हो, सिमिलर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो, और कंजिक्यूटिव मेंबर मतलब हर मेंबर किससे डिफर कर रहा हो, -CH2 यूनिट से, या फिर बोल लो 14 यूनिट से। ठीक है गाइज। अब होता क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारे मेंबर्स का वो एक स्पेसिफिक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, एल्केन्स का होता है CnH2n+2। ठीक है गाइज। देखो आप जैसे n की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मेरा फॉर्मूला फॉर्म होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। बेसिकली n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है गाइज। तो अगर मेरा एक कार्बन है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा गाइज, CH4 से स्टार्ट होगा। अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H6, और ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा गाइज। ठीक है। की आइडिया अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो होगा क्या कि जो मेरा हर नेक्स्ट मेंबर होगा ना, मतलब पहले तो मेरा CH4 था, देन मैंने देखा C2H6 हो गया, तो हर मेंबर जो है किससे डिफर कर रहा होगा गाइस, CH2 से डिफर कर रहा होगा। आप देख सकते हैं, देखो C2H6 था और इसमें कार्बन एक ही घटा है पिछले वाले लाने में, और हाइड्रोजन मेरे 2 डिफर करिए हैं, तो CH2 इज द करेक्ट आंसर है ना। CH2 से हर स्पेसिफिकली अगर मैं देखना चाहूँ थर्ड कार्बन और 2 में डिफरेंस CH2 का होगा, 2 और 1 में भी CH2 का होगा। अगर मैं फर्दर भी देखूँ कि 5 और 4 में भी CH2 का ही होगा, या फिर 14 यूनिट्स में बोल सकती हूँ। ठीक है गाइस। अब होमोलॉगस सीरीज से अगर मैं और क्रिस्प फॉर्म में बोलूँ तो हम इससे समझ सकते हैं कि सेम फैमिली होती है, इसमें सेम मेरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और डिफरेंस जो है वो सभी मतलब फर्दर अगर मैं देखना चाहूँ कॉरस्पॉन्डिंग मेरे नंबर ऑफ अगर मैं कार्बन बढ़ाते चला जाऊँ तो इसमें होता क्या है गाइस, ये सारे मेरे डिफर करते हैं CH2 से। हर नेक्स्ट मेंबर और प्रीवियस मेंबर का डिफरेंस क्या होगा, CH2 होगा, 14U होगा। अब इतना हम देख चुके हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मेरे होमोलॉगस सीरीज की। वेल गाइस, यहाँ पे आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, ध्यान से देखेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक बोलती है कि सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो मेरे होमोलॉगस सीरीज होती है उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। वेल व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है, बट विल फर्दर डिस्कस अबाउट इट। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि वो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है हमारी होमोलॉगस सीरीज के अंदर। जो सारे मेरे मेंबर होते हैं ना उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, इसीलिए ये बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से। अब सेकंड मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बोलता है कि सेम जनरल फॉर्मूला होता है इनका, मतलब हर किसी का, एल्केन्स का होता है CnH2n+2, ऐसे ही मेरा कुछ एल्कीन का होता है, ऐसे ही मेरा कुछ एल्काइंस का होता है। इनका एक स्पेसिफिक जनरल फॉर्मूला होता है। अब गाइज मेरा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय -CH2। जी हाँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं देखूं तो मेरा जो नेक्स्ट वाला होगा और प्रीवियस वाला दोनों में डिफरेंस मेरा होगा CH2 का या फिर 42 यूनिट का, मतलब मोलिकुलर मास अगर मैं उनका डिफरेंस देखूं तो 14U होगा। अब गाइज नेक्स्ट मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बोलता है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं, मतलब जो मेरे फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैंने बताया कि आपको फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो उससे ही हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो मेरे मेंबर्स होते हैं ना, सारे के सारे मेंबर्स मेरे केमिकल रिएक्शन उनका सिमिलर ही होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सिमिलर ही शो करते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी सेम है उनमें। अब गाइज नेक्स्ट जो है वो कहता है कि ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। वेल चेंज क्या होगा, जैसे ही मेरा मतलब क्या करेंगे आप, मॉलिक्यूलर मास जैसे ही बढ़ेगा तो होगा क्या, कार्बन एटम्स बढ़े, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो मतलब ये सभी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मॉलिक्यूलर मास। एंड जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो भी मेरी कुछ चेंज होती है।
देख चुके हैं गाइस। अब विदाउट फर्दर डिले अब आ जाते हैं हम अब हमने देखिए गाइस हाफ पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी हैव कवर्ड। अब आगे हम देखेंगे कि मेरा लेफ्ट ओवर हाफ पार्ट क्या बोलता है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस अब देख लेते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। बेसिकली एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो मेरे होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल है एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के। देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि हर किसी का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, जनरल इनका एक फॉर्मूला है। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है मेरा क्या, CnH2n+2, पहले भी बता चुकी हूँ। एल्कीन्स का होता है CnH2n एंड एल्काइन का तो देखिए CnH2n-2। ठीक है गाइस। अब फॉर्मूले को देखते हुए अगर मैं इनमें n की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे को देखने को मिलेंगे, देखिए n अगर 1 होगा तो CH4 आ जाएगा। अगर मेरे कार्बन 2 होंगे तो C2H6 आ जाएगा इस फॉर्मूले में पुट करके। एंड प्रोपेन इज इट अगर मेरे 3 होंगे तो C3 और H 3 2 6 प्लस 2 C3H8 हो जाएगा। एंड ब्यूटेन का C4H10 हो जाएगा। और ऐसे ही एल्कीन अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर मैं इस फॉर्मूले में 1 पुट करती हूँ तो मेरा आ चुका है जी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो एल्कीन होता है, हियर इज अ स्पेसिफिक थिंग कि एल्कीन मेरा 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। मतलब मैं इसमें एक नेसेसिटी चीज है कि भाई देखो कम से कम 2 तो मेरे कार्बन होने ही चाहिए, तभी तो डबल बॉन्ड उनके बीच में फॉर्म हो पाएगा। तो इसलिए इसका ये सीरीज होती है स्टार्ट मेरे C2 कार्बन से। तो C2H4 इज द फर्स्ट वन एंड देन यू कैन सी C3H6 देन C4H8, ये सभी इसमें ही पुट करके निकाले गए हैं। वेल एल्काइन, एल्काइन के लिए भी सेम ही चीज है, सिर्फ एल्केन के अंदर ये एग्जिस्ट करता है कि आप एक कार्बन ले सकते हैं, ये एक कार्बन से ही मतलब N1 से ही स्टार्ट हो जाता है। बट बाकी जो मेरे ये एल्कीन और एल्काइन है इनके लिए अनसैचुरेटेड होने की वजह से इनमें नेसेसिटी है कि 2 से ही स्टार्ट होगा, N2 से ही स्टार्ट हो सकता है। ये मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट 2 है। तो गाइस C2H2 इज द फर्स्ट वन। देन यू कैन सी प्रोपाइन होता है मेरा C3H4 एंड C4H6 इज आ ब्यूटाइन। और फर्दर हम कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं, वैल्यू पुट कीजिए मतलब और आप निकालिए उनके फॉर्मूलाज। ओके अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हर कंसेक्यूटिव मेंबर जो है वो मेरा CH4 से डिफर कर रहा है। इस केस में भी आप देख सकते हैं और इधर भी आप देख सकते हैं एल्केन में और एल्काइन में भी आप देख सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अब इतना तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज नोमेनक्लेचर। वेल नोमेनक्लेचर हम सुन के टीचर से थक चुके हैं, बट हमें समझ कुछ नहीं आ रहा है मैम, व्हाट्स द हेल इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ। वेल गाइस कोई हेल वेल नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में, मस्त जिंदगी कट रही है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? नो डैट, वेल मेरी भी नहीं कट रही है, हम भी मायूस है बट आई एम जोकिंग, जॉक्स अपार्ट, लेट्स कम टू द टॉपिक। गाइस कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ सब चीज़ें सब अपने अपने टाइम पे होती है एंड जब सही टाइम आएगा एवरीथिंग विल बी ओके। और अगर नहीं होगा फिर भी जीना तो है, तो क्यों ना खुश होके दिया जाए। वाओ कितनी मोटिवेटर हो रही हूँ मैं। वेल आ जाते हैं, तो नोमेनक्लेचर क्या होता है गाइस? नोमेनक्लेचर होता है, देखो जी ये बोलता है कि नोमेनक्लेचर होता है एक सिस्टमैटिक मेथड है जी। सिस्टमैटिक मेथड किसका मेथड? भाई देखो नाम देने के लिए कि कार्बन कंपाउंड का कुछ नाम है, IUPAC। अब IUPAC क्या वाला है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जी हाँ, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। क्लॉक है, इट्स नेसेसरी मैन मजाक से हट के गाइस। तो IUPAC ने, जी हाँ हमने इसको बोला है IUPAC ने। IUPAC ने नाम देने के लिए कुछ कार्बन कंपाउंड्स को या दुनिया में जितने भी कार्बन हाइड्रोकार्बन्स एग्जिस्ट करते हैं उनको नाम देने के लिए नोमेनक्लेचर का वो किया है,
क्या बोलते हैं, आविष्कार किया है। वेल मैं जॉक कर रही हूँ, जस्ट टेक इट एज जॉक, कोई आविष्कार नहीं बोलेंगे हम इसको। पहले इन्होंने हमें क्या दिया, देखो जी, ये हमें बोलते हैं कि भाई देखो मेरे कुछ कुछ रूल है। आईयूपैक ने बोल दिया देखो जी हमारे कुछ कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो करते हुए मेरा नोमेनक्लेचर, मतलब आप इनका नामकरण कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर मीन नामकरण। अच्छा जी, वाई डू वी नीड इट, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों दे रहे हैं किसी को किसी का नाम। जी ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। आप किसी को भी चीनू, मीनू या ऐसे तो आप किसी का नाम नहीं रख सकते, इसीलिए स्पेसिफिक कुछ रूल्स आए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इनका नामकरण कर पा रहे हैं। अब गाइस कॉमन नेम्स कैन बी कंफ्यूजिंग। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि चीनू, मीनू, रीनू, टीनू, अगर मैं ऐसे से नाम बोल दूं तो गाइस ये कॉमन नेम तो कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, मैं इनको याद कैसे कर पाऊंगी। इतने सारे नाम, मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। और आईयूपैक प्रोवाइड्स वन यूनिक नेम फॉर एवरी कंपाउंड, इसीलिए आईयूपैक ने हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग नाम बता रखे हैं जी। अच्छा जी, और आईयूपैक ने ना एक स्टैंडर्ड भी दिया है, कुछ रूल्स भी दिए हैं कि देखो जी पहले तो आपको प्रेफरेंस देनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, फिर आपको देखना है टाइप ऑफ बॉन्ड, फिर देखना है फंक्शनल ग्रुप। अच्छा जी, ऐसा बोला है जी हाँ। हाउ आर कार्बन कंपाउंड्स नेम, वैसे हम कार्बन कंपाउंड का नामकरण करते कैसे हैं। हर कोई जो मेरा आईयूपैक नेम है वो मिलके बनता है प्रीफिक्स से, रूट से और सफिक्स से। अब ये क्या बना है, देखो जी, प्रीफिक्स जैसे कि प्री वर्ड आ चुका है कि जो पहले लगे। अब ये पहले क्या लगता है जी, पहले सबसे शुरू में आपको देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है मेरे कार्बन चेन के अंदर, और वो भी सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी है उसके अंदर। अब फिर क्या करेंगे जी, रूट या इनफिक्स, मतलब जी कितने टाइप ऑफ, मतलब हमें देखना है कि कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स है और फिर उनकी प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड कैसे देखेंगे जी, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो ई एन आएगा, ई एन ई ले सकते हो, या फिर आप ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई, है ना, या वाई एन। अब अच्छा जी ठीक है, अब सफिक्स कौन सा होता है जी, ये दोनों तो आगे समझ की ठीक है भाई, पहले तो कार्बन कितने हैं उतने गिनो, उसके हिसाब से नामकरण होगा। फिर होगा कि भाई बॉन्ड कौन सा है, फिर ये दोनों चीजें हो गई, तो एक और चीज देख लो जी, हो सकता है वहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, अब उनको और देख लो, वो मेरा सफिक्स बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या है। प्रीफिक्स होता है जी नंबर ऑफ कार्बन एटम, इतना तो मैम आपने बता दिया, लेकिन क्या करें, अगर मेरा एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो मैं उसको बोलूंगी कि मैथ, वहां पे मेरा मैथ यूज होगा। ठीक है, और मैथ का मतलब होता है कि एक। ठीक है गाइज, एक मतलब जहां पे आपको दिख जाए कि देखो जी यहाँ तो एक ही कार्बन है, वहां पे आपको आंखें बंद करके पहले तो मैथ लिख देना है, METH। ओके जी, अब 2 कार्बन हुए तो जी, तो एथ, 3 हुए तो प्रोप, 4 हुए तो ब्यूट, 5 हुए तो पेंट, 6 हुए तो हेक्स, 7 हुए तो हेप्ट, 8 हुए तो ऑक्ट, और 9 हुए तो नन, और 10 हुए तो डेक। मैम कुछ याद सा आ रहा है जी, हाँ सही याद आ रहा है आपको, आपने मैथ्स में पढ़े है ये, सही याद कर रहे हैं आप, अच्छे बच्चे थे आप। ठीक है गाइज, अब रिमेम्बर आपको मैं करा दूं कि देखो जी प्रीफिक्स डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। मैम कितनी बार बताऊंगी, कोई बात नहीं गाइज, सुन लो, अच्छा है, भला होगा आपका। अब गाइज दूसरा है कि बॉन्ड टाइप, जी हाँ दूसरी चीज जो डिपेंड करती है वो है बॉन्ड टाइप, बीच वाली चीज। अब ये क्या है, बॉन्ड टाइप होता है कि कौन सा बॉन्ड लगा है। ठीक है, कार्बन एटम गिन लिए हमने कितने हैं, पर बॉन्ड टाइप कौन सा है जी, देखो हो सकता है सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हुआ तो AN आंख बंद करके लगा देंगे, लेकिन अगर डबल बॉन्ड हुआ तो EN लगा देंगे, और अगर ट्रिपल हुआ तो YN लगा देंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा जी, अगर मैं इतने से ही बनाना चाहूँ, हो सकता है मेरा फंक्शनल ग्रुप ना हो, इतना भी मेरा कार्बन एटम बन सकता है कि प्रीफिक्स और बॉन्ड टाइप बना के। कौन सा बन जाएगा मैम, अगर आपने कहीं पे लिखा हुआ देख लिया जी, देखो CH4 है,
अच्छा जी, तो इससे आप कैसे पता लगाओगे? देखो आपका है लिखा हुआ CH4। अब मैं आपसे कह रही हूँ, अब बता दो ये इसका नामकरण। देखो जी, सबसे पहले मैंने देखा कितने कार्बन एटम है, दिख रहा है मेरे को साफ साफ एक ही है जी। एक है तो मतलब क्या लगाएंगे? मेथ। अब ठीक है जी, इतना तो आपने सही बोल दिया। अब मैंने इसका एक बार स्ट्रक्चर खोल के देखा कि एक कार्बन है उससे 4 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड मतलब यानी मेरा दिमाग खनक गया जी। देखो मीथेन बन गया है, मेथी बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है जी, इतना काम हो गया। एग्जाम्पल भी आप इधर देख सकते हो। अब आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी, हाँ जी, देखो अब 2 तो हमने चटनी पका ली, अब ये तीसरी वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हो सकता है वो दोनों पे बात ना बनी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप भी अटैच कर दिया हो, हमारे दाल को पेचीदा बनाया जा रहा हो, मतलब दाल में कुछ काला हो या कहें पूरी दाल ही काली हो। है जी, जी हाँ। तो इसीलिए हम फंक्शनल ग्रुप को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ये खनकाना बहुत जाएंगे, क्योंकि इन्हें नंबर ज्यादा बढ़ाने हैं क्वेश्चंस के, और हमारा दिमाग थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी बनाने हैं। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। अजी देखो बात है ऐसी कि फंक्शनल ग्रुप आ गया है मैदान में, तो हम भी आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहता है कि फंक्शनल ग्रुप जी मेरे होते हैं 4 प्रकार के हैं जी। 4 के ही होते हैं या 5 भी हो सकते हैं? वेल गाइस, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आपको बता दें कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम होता है, या फिर कह सकती हूँ मैं ग्रुप ऑफ एटम होता है, जो कि रिप्लेस कर देता है हमारे एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाता है कार्बन के साथ। है जी, जी हाँ। कैसे जी, ऐसे कैसे कर लेता है अभी देखेंगे। इट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन, अभी बताया था जी। देखो जो मेरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो मेरी फंक्शनल ग्रुप डिफाइन कर देता है जी। हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए OH अगर अटैच है तो अल्कोहल, COOH अटैच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO अटैच है तो एल्डिहाइड, और C ट्रिपल नहीं, जी हाँ, डबल बॉन्ड O अटैच है तो कीटोन। है जी, हाँ जी। अब की पॉइंट आपको इसके बता दें तो कहना चाहते हैं ये कि कंपाउंड जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले पढ़ चुके हैं जी हम, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेते हैं। कोई नहीं, सुन लिया तो अब फंक्शनल ग्रुप हेल्प अस क्लासी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट फैमिलीज। जी हाँ, क्लासिफाई लिखा था ये, हमें पता है, हमें मत सिखाइए। वेल गाइस, फंक्शनल ग्रुप हेल्प करते हैं हमें बांटने में, किसको जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग फैमिलीज में। कौन कौन सी फैमिली है इनकी? अजी अभी तो बताया, देखो अल्कोहलिक फैमिली हो सकती है, कार्बोक्सिलिक का भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, मेरा एल्डिहाइड का भी हो सकता है। अब जो आयुपेक्स सफिक्स है वो डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस पे। अभी तो देख क्या है मैम, क्या बात कर रही हो? जी हाँ, यही बातें करती हूँ मैं आपसे। अब और क्या मैं आपसे सिर मारूं? वेल मारती रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमेम्बर, क्या याद करें जी? देखो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कह दूं, या अलग अलग कंपाउंड फैमिली कह दूं, या अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी कह दूं, बात सारी एक ही है, घुमा फिरा के वहीं आनी है। ठीक है जी, ओके, समझ गए। अब गाइस, दिमाग में बातें तो मेरी खनक चुकी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप आप कह रहे हो ये है कौन कौन से? ये रहे जी, 5 आ चुके हैं, 4 नहीं जी 5 है। पहला है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप, क्या ये हेलो करता है? जी हाँ, ये हेलो करता है, ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शनल ग्रुप बोलता है, देखो जी मेरे हेलो वाला ग्रुप बोलता है, देखो मेरे अंदर 3 लोग समाये हुए हैं। कौन कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा जी, हाँ जी। अब हेलोजन जो है ये मेरे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। एग्जाम्पल के लिए मेरे क्लोरो इथेन, आप देख सकते हो। ये क्या बोल रहे हो मैम? वेल आपको बता दूं, ये जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है ये होता है अल्कोहल। हेलो से मतलब है इसका अल्कोहल। अब गाइस, एल्डिहाइड ग्रुप है मेरा सेकंड, जो कि है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। अल्कोहल में सॉरी चल चुका है मेरा दिमाग थोड़ा सा गाइस, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा संभाल लेना। देखो हेलो मैं देख चुकी हूँ, फिर मैं देखती हूँ अल्कोहल।
हेलोजन मेरे एटम्स होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एग्जाम्पल है क्लोरोईथेन। ठीक है गाइज, इतना मैं समझ चुकी हूँ ना। अगर मेरे दिमाग में इतना भर चुका है तो नेक्स्ट है मेरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है OH, जिसके लास्ट में क्या हो, OL हो। इसके लास्ट में अगर आपको OH दिख जाए तो सब आंख बंद करके OL सफिक्स लगा देना। जैसे कि हमने वो पढ़ा था ना ब्यूटेन, तो OL और लगा दो, ब्यूटेनोल, इथेनॉल, ऐसे। तो हो सकता है एल्डिहाइड ग्रुप हो। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, इसकी पहचान है CHO। CHO अटैच होगा जी, और अगर CHO मेरे को दिख जाए तो मैं क्या लगाऊं जी, सफिक्स AL। इथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, मेथेनल। ठीक है जी। अब कीटोन, कीटोन इसको मैंने ऐसे याद करा था, ओन, ओ मेरे को दिख रहा है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड O लगा हुआ होगा जी। तो कार्बन पे जब डबल बॉन्ड O लगा हुआ दिख जाए मेरे को, तो मेरे को लगा देना है आंख बंद करके ONE लास्ट में। प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन की और मेथेनॉन ऐसे हो सकते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मेरा फिफ्थ वाला और लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें होता है COOH। कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड में CHO होता है, तब हम AL लगाते हैं लास्ट में। कार्बोक्सिलिक में COOH होता है गाइस, और सफिक्स हो जाता है ओइक, इथेनोइक, मेथेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक। समझ चुके? ओके। अब मैं देख चुकी हूँ कि हेलो मेरे ग्रुप्स होते हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, है ना। फिर अल्कोहल देख चुके हैं हम, एल्डिहाइड देख चुके हैं, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, और इन सब का हम देख चुके हैं कि क्लोरीन, OH, CHO होता है इनका पहचान, CO और COOH। इतना हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेक कार्बन कंपाउंड्स। अब मैम हमने सीख लिया कि देखो प्रीफिक्स ये होता है, बीच का ये होता है, बाद का ये होता है। ठीक है जी, पहले प्रीफिक्स लगाते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स को देखते हुए कितने कार्बन है, दूसरा बॉन्ड टाइप को देखते हुए, तीसरा सफिक्स लग जाता है, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है उसके हिसाब से। पर मैम इनको अब हम बनाएंगे कैसे, ये तो बता दो। एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके लिए। अब रूल को लगाने की बारी आ चुकी है। तो एग्जाम्पल के लिए है CH4। ठीक है जी। CH4 में सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, स्टेप 1 जो है नेमिंग के लिए, वो मेरा क्या बोलता है गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि देखो स्टेप 1 मेरा बोलता है कि पहले क्या करना है आपको, काउंट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर आप देखो CH4 में, तो देखो इसमें तो एक ही कार्बन है, ज्यादा लंबी मतलब यही होगा बेसिकली। ठीक है। अब मेरे को देखना है कि कितने कार्बन है, एक ही तो कार्बन है, एक मतलब मैथ। अब देखो जी सिंगल बॉन्ड है, इतना भी मेरे को पता है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल लग जाएगा। मीथेन तक तो हम पहुंच गए, लेकिन हमें देखना है कि फंक्शनल ग्रुप तो अटैच नहीं है। नहीं जी, हाइड्रोजन ही है, सिंपली 4 हाइड्रोजन अटैच है बस। तो इसका मतलब इसका तो झंझट ही खत्म। तो क्या बन गया, मीथेन इज द करेक्ट वन। IUPAC नेम हमें मिल गया। अब इतना हम देख चुके हैं, अब लगा देते हैं फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं। अब मैंने क्या दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया CH3 CH2 OH। अच्छा जी, हमें दिख रहा है सिंगल सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कितने कार्बन एटम्स है। देखो 1 2, 2 ही कार्बन एटम है, 2 मतलब क्या होगा, एथ। ठीक है जी। अब सेकंड हम देखते थे कि क्या इनमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। हम देख पा रहे हैं कहीं पे भी डबल या ट्रिपल नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब एन। तो इथेन तक हम पहुंच चुके हैं। क्या इतना ही है, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, हम देख पा रहे हैं OH है जी। OH कौन होता था, OH होता था अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा जी, तो मतलब अगर OH है तो हम लास्ट में इसके सफिक्स में क्या ऐड करेंगे, उसमें क्या करते थे, OL, तो हो जाएगा हमारा इथेनॉल। ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल आप करके दिखाएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है CH3 COOH। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट चीटिंग ना करें तो बेहतर होगा, बाद में देख लेना। अब नेमिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो आपको सबसे लंबी कार्बन चेन जो है वो सेलेक्ट करनी है। फिर क्या करना है, अब उसमें कार्बन काउंट करने हैं, फिर आइडेंटिफाई करना है कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है।
फिर आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और लास्ट में आपको ये कंबाइन कर देना है प्रीफिक्स, बॉन्ड टाइप और सफिक्स, और वही आपका हो जाएगा आईयूपैक नेम। ये एलोटॉप ऑफ कार्बन है क्या चीज़? वेल मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका आपका एक रियल नाम होगा, फिर आपके घर वाले कुछ आपको बुलाते होंगे, बट इट्स योर नेम टू, मतलब इंसान आप ही हो और आपके नाम अलग अलग हैं। इसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे होता क्या है, एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट होता है, मतलब बने हुए सब एक ही एलिमेंट के हैं, कार्बन के ही बने हुए हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल क्योंकि अलग है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसीलिए अलग हो जाती हैं, इसलिए उनको बोल रहे हैं हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये एग्जिस्ट करते हैं सेम फिजिकल स्टेट में और सेम ही इनका कोर एलिमेंट होता है, बट दे आर लाइक कि मेरा देखो स्ट्रक्चर अलग है और मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, इसलिए मेरे को इन्होंने नाम दे दिया एलोट्रॉप्स। ओके वेल ये एलोट्रॉप्स हैं क्या क्या? जी हाँ, आपके आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सभी आपकी ही लाइफ में मौजूद हैं। वेल व्हाट आर दोस? सो जो मेजर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है वो है मेरे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फिलरी। वेल मैं आपको बता दूँ, डायमंड एज यू नो कि हम अपनी ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, इट्स वेरी हार्ड एंड ऑल, हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमारा इतना जानना ज़रूरी है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि देखो ये हैं तो भाई अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग हो गई और इनका स्ट्रक्चरल फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो गया है, लेकिन इनका कोर एलिमेंट मेरा जो है वो कार्बन ही है, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो चेंज हुआ है, डेट्स वाई हम इनको एलोट्रॉप बोल रहे हैं। ऑल थ्री आर मेड ऑफ ओनली कार्बन एटम, ये एनसीईआरटी की हाईलाइटेड लाइन है। येट दे हैव कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उनका मतलब जो मेन जिससे वो मिलके बने हैं वो कार्बन एटम से ही मिलके बने हैं सब, लेकिन उनकी अलग अलग क्या हो गई हैं, प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, बिकॉज देयर एटम्स आर अरेंज डिफरेंटली, है ना। इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी हाँ, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला था मेरा डायमंड। तो डायमंड क्या होता है? डायमंड होता है मेरा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। एज यू नो गाइज, डायमंड का तो क्या ही कहना, डायमंड के तो भाव ही क्या होते हैं। वेल इन बातों को छोड़ के अगर हम कहें तो देखो, हर कार्बन जो होता है ना हमारा डायमंड के स्ट्रक्चर में, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। वो तो हमें पता ही है, कार्बन देखो कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। वेल इसका जो मेरा कार्बन होगा ना, जैसे आपको पता है इट्स टेट्रावेलेंट, है ना, मतलब चार से वो कनेक्टेड होगा, तो वो चार जो होंगे ना जिनसे वो कनेक्टेड है वो भी मेरे कार्बन एटम ही होंगे, एंड फर्दर यही साइकिल जो है रिपीट होती जाएगी। अब इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मेरा डायमंड होता है ना वो 3D स्ट्रक्चरल फॉर्म करता है। 3D मतलब टेट्राहेड्रल उसका नेटवर्क होता है, टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर होता है। ओके और तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है डायमंड के बारे में, वो होता है कि जो मैंने आपको बताई दिया कि सारी की सारी जो चार मतलब उसकी वैलेंसीज होती है ना कार्बन की, वो सेटिस्फाई होती है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से, और वो कार्बन से ही अटैच होती हैं, चार की चार, है ना, एंड फर्दर यही रिपीट होता रहता है। ओके अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। मतलब डायमंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है? वेल इट इज़ हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, वी नो डैट, है ना। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखो जो मेरा डायमंड होता है ना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और एज बिकॉज इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हम इसको कटिंग, ड्रिलिंग और मतलब जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है किसी को काटने की, किसी को ड्रिल करने की, ऐसी चीज़ों में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ हार्डेस्ट टू, क्योंकि हार्डेस्ट बोला है मैंने अभी आपको। अब एक और चीज़ देख लीजिए, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचते हैं, क्योंकि वो सारे बॉन्डेड हो जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचते हैं इसके पास। वेल ट्रांसपेरेंट एंड लस्ट्रस होता है डायमंड, इसीलिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट और लस्ट्रस होता है हम इसको एज अ ज्वेलरी यूज़ करते हैं। आप जानते ही होंगे डायमंड के तो क्या कहने भाई, भाव इज लाइक सोना कुछ नहीं है उसके आगे। वेल दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई दिया कि यूज़ में कि कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स के लिए भी ये यूज़ होता है, क्योंकि इट्स हार्डेस्ट अगेन।
अब तीसरी चीज़ है पॉलिशिंग हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल को पॉलिश करने में भी ये यूज़ होता है, बिकॉज अगेन इट्स हार्ड मटेरियल टू। अब एनसीईआरटी का एग्जाम पॉइंट है एक कि डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, क्योंकि उसका क्या है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, डेट्स वाई, और वो भी कोवेलेंट बॉन्डेड है, तो इसीलिए ये मेरा जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है। पता चल गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हार्डेस्ट क्यों है, तो आप ये एनसीईआरटी का एग्जाम पॉइंट, ये वाली जो आपकी हाईलाइटेड लाइन है, ये आप लिख दोगे। वेल, लेट्स कम टू द अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज़ ग्रेफाइट। सो वेल, ग्रेफाइट मैंने कहाँ देखा है अपनी लाइफ में? आपने देखा होगा कि भाई देखो मेरे पास पेंसिल है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर आपने सुना होगा कि भाई देखो ग्रेफाइट होता है इसके अंदर, यू नो, जो वो होती है जिससे हम लिखते हैं पेंसिल की लेड, मतलब वो जो होती है यू नो, अरे यार नोक वगैरह जो भी होती है, मतलब जिससे मेनली हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। इट्स ग्रेफाइट ओनली। वेल, मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर इसकी तरफ हम देखें तो हर कार्बन जो होता है ना, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। किससे? दूसरे 3 और कार्बन से। ध्यान रखिएगा, वो उसमें 4 के 4 कार्बन से बॉन्डेड थे, यहाँ पे 3 है। अब दूसरा मेरे को क्या बोल रहा है? दूसरा पॉइंट बोलता है कि कार्बन एटम अरेंज होते हैं हेक्सागोनल लेयर्स में। आपको ध्यान रखना है कि ये अरेंज होता है हेक्सागोनल लेयर्स में। वेल, वो टेट्राहेड्रल था, ये हेक्सागोनल लेयर्स में अरेंज होता है। तीसरी चीज़ जो मुझे याद रखनी है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। उसमें मेरे एक भी फ्री नहीं था, इसमें मेरा हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और एज यू नो कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। तो इट्स मतलब इससे ही मेरे को पता चल गया स्ट्रक्चर से कि भाई देखो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जो कि मेरा वो नहीं कर रहा था क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे डायमंड के पास। अब तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो लेयर्स है ना, ये एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्डेड है? वीक फोर्स के थ्रू बॉन्डेड है। मतलब यू नो, एक दूसरे के साथ वीक फोर्स के थ्रू ये अटैच है। तो क्योंकि वीक फोर्स है तो ये स्लाइड हो सकती हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। आपको ध्यान रखना है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकती हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वेल, अगर हम देखें कि यूजेस क्या हैं मेरे ग्रेफाइट के, तो ग्रेफाइट जो है हमारी पेंसिल, आपको पता ही है पेंसिल में लेड होता है, वहाँ पे मेरा ग्रेफाइट यूज़ होता है पेंसिल की लेड में। अब दूसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। जी हाँ, जो मेरे बैटरीज होती हैं, जो मेरे इलेक्ट्रोलाइसिस होती हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं ना, वो मेरे ग्रेफाइट से मिलके बनते हैं। एज अ लुब्रिकेंट भी हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ये स्लिपरी होता है। ओके गाइज, अब प्रॉपर्टीज़ अगर मैं देखना चाहूँ, अगेन लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए मेरा बैटरी और इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ होता है। ये सब इंटरकनेक्टेड है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और ब्लैक और डार्क ग्रे कलर का ये होता है, इतना तो हमें पता ही है। वेल, एनसीईआरटी का की पॉइंट देख लेते हैं। ये बोलता है ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर क्यों करता है? क्योंकि इसके हर एक कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। पहले आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमें बोलती है फ्लोरीन। जी हाँ, ये क्या भला है? ये तो हमने आज तक नहीं सुना। मतलब डायमंड और ये दोनों तो हमने सुने थे, बट मैम व्हाट्स इज, अभी ये क्या भला है? व्हाट इज फ्लोरीन? वेल, C60 इसका दूसरा, मतलब इसको बोला जाता है C60, कार्बन 60। वेल, द मॉडर्न एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज दिस। वेल, फ्लोरीन होता क्या है मैम? आपने बताया ही नहीं। भाई मैं आपको बता दूँ, फुटबॉल देखिए आपने, इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके मैम, बट उससे हम क्या करें? अगर आपको इतना पता चल चुका है तो बहुत बेसिक नॉलेज आपको हो चुकी है इसके बारे में। फ्लोरीन एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है जो कि मतलब डिस्कवर हुआ था आपका 1985 के अंदर।
ओके वेल, जो मेरा मोस्ट कॉमन फुलरीन है उसका नाम है बकमिनिस्टर फुलरीन, मतलब जो मोस्ट फेमस या मोस्ट कॉमन मैं बोल दूँ वो है मेरा बकमिनिस्टर फुलरीन विच इज़ योर C60। वेल, जैसे कि इसके C60 में ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 60 कार्बन एटम अरेंज होते हैं एक होलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर। अभी मैंने आपको बताया कि वो टेट्राहेड्रल था, वो मेरा हेक्सागोनल प्लेनर था, एंड दिस इज़ व्हाट, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चरल में कितने 60 कार्बन एटम अरेंज होते हैं। दैट्स वाई ये फुटबॉल लाइक होता है, क्योंकि स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना, इसीलिए इसको रिजेंबल करा गया है एक फुटबॉल से। वेल, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं गाइज। प्रॉपर्टीज़ इसकी बोलती हैं कि मॉलिक्यूलर एलोट्रोप ऑफ कार्बन है ये। दूसरा मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही लाइट और स्टेबल है, ठीक है। तीसरा मैं आपको बता दूँ कि यूनिक केज लाइक स्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर होता है, अब भी मेरे को ये पता चल चुका है। चौथी चीज़ आपको इसकी ये ध्यान रखनी है कि ये स्पेशल इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इसकी एक अलग अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं इसका यूजेस देखना चाहूँ कि ठीक है मैम आपने बोल दिया है फुलरीन, बट हम इसको यूज़ कहाँ कर रहे हैं, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसको नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, ड्रग डिलीवरी और मेडिकल रिसर्च में भी फुलरीन का यूज़ होता है, एंड एडवांस मटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज़ होता है। वेल, मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ व्हाट, कि जो बकमिनिस्टर फुलरीन होता है ना C60, उसमें आपके 60 कार्बन एटम अरेंज होते हैं एक स्फेरिकल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अगेन एक बार बता देती हूँ क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट। वेल, अब आ जाते हैं अपने कंपैरिजन पे। ठीक है मैम, हमने ये पढ़ लिए, अब आप हमें इनका कंपैरिजन तो बताओ इनमें। ठीक है भाई, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, तो आपने इनको बोल दिया एलोट्रोप। वेल, ये बने कार्बन से ही हैं, तो एक बार आप हमें ना इनका कंपैरिजन बता दो, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सो आई एम हियर गाइस। प्रॉपर्टी अगर मैं देखना चाहूँ किसकी, डायमंड की, ग्रेफाइट की, फुलरीन की, तो पहले आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर हमने बता दिया, इसका 3D टेट्राहेड्रल नेटवर्क होता है डायमंड का, और ग्रेफाइट लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका होता है, और फुलरीन का हम देख चुके हैं कि होलो स्फेरिकल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम इसीलिए रिजेंबल कर रहे हैं फुटबॉल से, बिकॉज स्फेरिकल होता है इसका, होलो स्फेरिकल। वेल, कार्बन बॉन्डिंग अगर मैं देखूँ तो हर जो मेरा कार्बन होगा वो 4 फर्दर कार्बन से बॉन्डेड होगा और यही साइकिल रिपीट होगी। बट ग्रेफाइट के केस में क्या है, इसमें तो चारों के चारों बॉन्डेड थे, बट इसमें मेरा जो चौथा है वो बॉन्डेड नहीं होगा। 3 कार्बन एटम से वो मेरा कार्बन बॉन्डेड होगा, 4 वाला मेरा फ्री होगा, ठीक है। और फुलरीन अगर मैं देखूँ तो कार्बन एटम अरेंज होंगे क्लोज्ड केज में। ओके फाइन। वेल, व्हाट इज़ हार्डनेस? हार्डनेस मैं आपको बता चुकी हूँ, डायमंड जो है मेरा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और ग्रेफाइट मेरा सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, एंड ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, ठीक है गाइज, इट्स ओके। अब आ जाते हैं अपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। तो गाइज जो डायमंड होता है ना, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता ही नहीं है, क्योंकि उसके चारों के चारों बॉन्डेड हो चुके हैं, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। वेल, इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, इसलिए ये मेरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट, और ये मेरा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वेल, अब अगर मैं इनके मेन यूजेस की बात करूं तो ये ज्वेलरी कटिंग टूल्स के लिए यूज़ होता है, और ये मेरा पेंसिल के लेड में, इलेक्ट्रोड्स में एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। वेल, फुलरीन का मैं देख चुकी हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ होता है। वेल, अब अगर मैं देखूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या होती है, अब हमने देख लिया कि ठीक है दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, इट्स ओके, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेरे कार्बन की? तो कार्बन जो मेरा कंपाउंड है वो अंडरगो करता है वेरियस केमिकल रिएक्शंस, क्या करने के लिए, अलग अलग सब्सटेंसेस फॉर्म करने के लिए। जो 4 इम्पोर्टेंट मेरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, वो क्या क्या हैं? पहली मेरी प्रॉपर्टीज़ है कंबशन से रिलेटेड, दूसरी है मेरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरी है मेरी एडिशन रिएक्शन, एंड चौथी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेल मैम, हमने ये सुने हैं,
हमने ये पढ़े हुए हैं कि कंबेशन क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा है इसका कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा है कि भाई सब्स्टिट्यूशन और एडिशन हमने मैम सब सुना हुआ है। वेल अब पढ़ भी लेते हैं, कोई नहीं सुना हुआ है तो गाइस कंबेशन रिएक्शन होता क्या है, जब आप कार्बन को बर्न करेंगे तो कंपाउंड जो प्रेजेंट होगा ना ऑक्सीजन, मतलब एयर में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो उसके साथ जो है कंबाइन करके क्या क्या प्रोड्यूस कर देगा आपका CO2 और H2O, और वहाँ से हीट और लाइट रिलीज होगी। आपको पता है कि आपके सराउंडिंग में कार्बन ही कार्बन भरा हुआ है, जहाँ पे आप देखेंगे पेपर में कार्बन है, हर जगह कार्बन है। तो आप इससे भी सोच सकते हैं कि जब मैं उसको बर्न आउट करूँगी, मान लो पेपर को ही करूँगी, तो भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न आउट होगा। एंड वी नो डैट C+O2 मतलब वहाँ से कार्बन जब बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो भाई CO2 और H2O और हीट और लाइट वहाँ से रिलीज होगी। अब नेक्स्ट जो है मेरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन आपको पता ही है कि ऑक्सीजन का एडिशन या फिर मैं बोल दूँ हाइड्रोजन का रिमूवल इज़ व्हाट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये भी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देख चुकी हूँ। ठीक है, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें देखनी है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन एज द वर्ड मतलब एज द वर्ड सजेस्ट एडिशन। एडिशन क्या होता है कि भाई देखो एडिशन होता है इसमें एटम्स का, कहाँ पे जी? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, फाइन। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ नहीं होता, जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूशन बोलती हूँ। एज द वर्ड सजेस्ट सब्स्टिट्यूट, तो वो एक को हटा के दूसरा वहाँ पे लग जाना है। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये कॉमन होता है मेरा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। जैसे एडिशन मेरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, ऐसे मेरा सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड में होता है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो एग्ज़ाम में, आप थोड़ा सा अटक जाएं कि सैचुरेटेड कहाँ लिखना था, अनसेचुरेटेड कहाँ लिखना था, वेल मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ अ छोटू सा ट्रिक। सब्स्टिट्यूशन एस से स्टार्ट है तो मतलब सैचुरेटेड में ये होगा, और अगर ये सैचुरेटेड में हो रहा है तो दूसरा तो अनसैचुरेटेड में ही होगा ऑब्वियसली। नाउ इतना अगर हमारा हो चुका है, लेट्स कम टू द अनदर स्लाइड विच सेज कंबशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसको हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। कंबशन होता क्या है गाइस? कंबशन अभी मैं बता चुकी हूँ, ये अगेन रिपीट करना है और कुछ नहीं है। जब मेरा कार्बन कंपाउंड होता है, मैं उसको जलाना चाह रही हूँ, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2, H2O, हीट और लाइट वहाँ से रिलीज होगी। वेल एग्जाम्पल आप देख सकते हो CH4 विच इज़ योर मीथेन। जब उसको मैं जलाऊंगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2, H2O और हीट और लाइट रिलीज होगी। दिस इज़ द एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल विच इज़ कंबशन ऑफ मीथेन। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको बता चुकी हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज मतलब सिंपल ईजी एज दैट यही होता है। और या मैं बोल दूँ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NCERT में जो हैं वो है मेरे क्या क्या, ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NCERT में गिवन है, इन्हें देख लेंगे। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड जो दूसरा है वो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं, हम कराएंगे ऑक्सीडेशन अपना इथेनॉल का, वो एक मतलब NCERT में मेंशन है तो हम उन पे ही ध्यान देंगे। तो बेसिकली होता क्या है, CH3CH2OH जो कि मेरा इथेनॉल है, इसमें जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या होगा, CH3COOH फॉर्म हो जाएगा विच इज़ योर इथेनोइक एसिड, और H2O यहाँ से रिलीज होगी। वेल O जो है मतलब O जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को जो ये सप्लाई करी जा रही है मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। ठीक है, वेल अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट पे विच इज़ योर एडिशन रिएक्शन। इसको थोड़ा और मतलब ब्रीफली पढ़ लेते हैं। पहले एडिशन हमने बताया कि जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है एडिशन, इसमें कुछ ऐड होगा। वेल होगा क्या, इसमें मेरे एटम्स जो मेरे होता क्या है, ये एडिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मेरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो है वो ऐड हो जाते हैं, उनमें ऐड हो जाता है डबल
या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, उसकी तरफ ये ऐड हो जाते हैं और एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं। वेल एग्जांपल के लिए अगर हम देखना चाहें तो हाइड्रोजनेशन करा देते हैं हम अपने वेजिटेबल ऑयल का। तो होता क्या है, CH2 एज यू नो व्हाट इज इट, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया है। तो मेथ एथ, दिस इज इथीन, क्योंकि डबल बॉन्डेड है। तो इथीन में जब मेरा H2 ऐड होता है तो मेरा CH3 ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। अब देख चुके हैं कि मतलब इसमें होता क्या है एडिशन में कि जो मेरा डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको फर्दर हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इट्स ईजी लाइक दैट, ठीक है। अब मेरा कैटलिस्ट यहाँ पे जो वर्क कर रहा है वो है निकल, जो कि रिएक्शन फास्ट करने में काम करता है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इथीन से मेरा इथेन बन चुका है। यही एडिशन रिएक्शन का काम होता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ये मेरा एडिशन हो जाता है एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का, और क्या हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अनसैचुरेटेड, जो मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उससे मेरा सैचुरेटेड बन जाता है। डेट्स इजी एज दैट। अब एडिशन मेरे को समझ आ गया कि देखो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना रहे हैं। वेल सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन जैसे कि वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूट करना। अब किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये मेन चीज़ है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा मेरा जो हाइड्रोजन का एटम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। हाँ जी ठीक है। वैसे हम ये करते क्यों हैं, वाई डज इट ऑकर, ऐसा होता क्यों है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मेरे सिंगल बॉन्ड वाले, उनमें एक मतलब हमें पता ही है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इसीलिए सिंस देयर इज़ नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि एडिशन रिएक्शन का काम ही वो है कि भाई देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड जहाँ हो, मतलब अनसैचुरेशन जहाँ हो उसको सैचुरेशन करना वहाँ पे, है ना। तो ये नहीं हो पाता, एडिशन नहीं हो पाता। इसीलिए हम क्या करते हैं, अनदर एटम को, जैसे कि क्लोरीन हो गया आपका, जैसे क्लोरीन हो गया उसको रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन एटम से। मतलब यू नो उसको हम क्या चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो है एडिशन रिएक्शन हो पाए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूँ CH4 और Cl2, ये बेस में लिखना था, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे CH3Cl और HCl फॉर्म होगा। मतलब वो कह रहा है CH4 विच इज़ योर मीथेन, वहाँ पे मैंने क्लोरीन अटैच कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे मेरा क्लोरोमीथेन फॉर्म हो गया और हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे मेरा फॉर्म हो चुका है ना। ये इसलिए मैंने किया है। अब आ जाते हैं इथेनॉल पे। वेल इथेनॉल होता क्या है, मैंने इथेनॉल पढ़ा तो था। इथेनॉल अगर मैं बोलूँ तो हम सोचते हैं इथेनॉल इज़ लाइक कि अल्कोहल, या इट्स अ ग्रुप ऑफ, मतलब अल्कोहल ग्रुप का ये पार्ट है, ओके। बट इथेनॉल होता क्या है इन रियल? वैसे हम सुन रहे हैं कि इथेनॉल है हमारे पेट्रोल में। वेल कमेंट सेक्शन में इसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हो क्या चीज़ें चल रही हैं। खैर आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक। इथेनॉल होता क्या है? इथेनॉल होता है मेरा C2H5OH। मैम वेल आपने नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया था तो थोड़ा सा आप ब्रेक डाउन कर दोगे, वाई नॉट। एथ मेरे को पता है भाई, देखो एथ से मेरे को पता चल गया मैथ एथ, 2 कार्बन एटम होंगे C2, ओके। वेल 2 कार्बन। एन से मेरे को पता चल गया सिंगल बॉन्डेड होगा। हर कार्बन 4 से बॉन्डेड होता है, और क्योंकि ये 2 कार्बन है तो एक तो उनका सेटिस्फाई हो गया, 3 इधर वाले के पास होंगे, 3 इधर वाले के पास होंगे। अच्छा जी, लेकिन OL लगा हुआ है तो एक हाइड्रोजन हटके यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होगा, तो इसलिए बन जाएंगे, अगर आप काउंट करोगे तो 5 मेरे पास मतलब हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे और OH का 1। तो यहाँ पे मेरा बन चुका है C2H5OH, जो कि कॉमनली यूज़ होता है। अल्कोहल इज़ अ कॉमनली यूज अल्कोहल, बहुत कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक अल्कोहल है विच इज़ योर इथेनॉल, जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। वेल इसके अंदर OH मतलब हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप अटैच है। हाँ जी पहले ही देख लिया हमने, इसलिए यहाँ पे OL लगा हुआ है। ये जो है मेरा कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी एक प्लीजेंट सी स्मेल होती है। ये एक मिसेबल लिक्विड होता है जो कि वाटर के साथ मिक्स हो सकता है पूरी तरह से, ठीक है। इतना हम समझ चुके हैं इथेनॉल के बारे में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर मैं आऊँ
तो वो कहते हैं देखो अभी ये बताया कि कलरलेस लिक्विड होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है, वही चीज़ है। देखो एक चीज़ है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है इथेनॉल का 351 केल्विन, या बोलूँ मैं 78 डिग्री सेल्सियस। ये मिसेबल होता है वाटर के अंदर, न्यूट्रल होता है नेचर के अंदर, और क्या होता है, डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। क्योंकि भाई न्यूट्रल है तो ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है। 7 के अक्रॉस ये लाई करता है pH इसका। वेल अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इथेनॉल की। तो रिएक्शन अगर हम करा दें अपने इथेनॉल का किसके साथ, सोडियम के साथ, तो इथेनॉल रिएक्ट करेगा जब सोडियम के साथ, तो ये हमें देगा सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन। वेल यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, आप थोड़ा संभाल लेना। यू नो डैट C2H5OH इज़ आर इथेनॉल, बेस में लिखना था 2, सॉरी फॉर डैट। और Na के साथ जब ये रिएक्ट होगा तो हो जाएगा C2H5O, है ना, Na, और मेरा H2 यहाँ से रिलीज़ होगा। अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखूँ तो जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो ब्रिस्क एफर्सेंस ऑब्जर्व की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इवोल्यूशन होता है हाइड्रोजन गैस का, और आपको पता है जहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो ब्रिस्क एफर्सेंस के साथ वो इवॉल्व होती है। फिर दूसरा जो मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इथेनॉल की वो है कंबशन ऑफ इथेनॉल। जी हाँ, जब इथेनॉल को जलाया जाता है तो होता क्या है, तो जब आप एयर की प्रेजेंस में इथेनॉल को जलाओगे तो CO2 H2O हीट और लाइट वहाँ से मिलेगी आपको। ठीक है गाइज, इतना सिंपल सी चीज़ हमने देख ली है। कैसे जी, कैसे हुई है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ कार्बन है, या इसके साथ अटैच होएगा CO2 बन जाएगा, हो जाएगा, सॉरी फॉर डैट, H2O यहाँ से, और यहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि हीट और लाइट भी होती है, बिकॉज जब कोई चीज़ जलेगी तो इट्स ऑब्वियस। वेल ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूँ तो इथेनॉल बर्न होता है क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ, और इसीलिए मेकिंग इट आ गुड फ्यूल, क्योंकि ये क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ इवॉल्व होता है, इसीलिए एक गुड फ्यूल भी माना जाता है। अब डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन से मैं समझ रही हूँ कि मतलब वाटर यहाँ से निकलेगा, या आप सही समझ रहे हैं। वेल होता कैसे है, डिहाइड्रेशन को अगर मैं कराना चाहूँ तो इसका एक नॉर्मल सी चीज़ आ गई कि डिहाइड्रेशन से मेरे को पता चल गया कि मेरे प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं वाटर ज़रूर होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन लिखा है। डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल फ्रॉम इथेनॉल टू इथीन रिएक्शन। ठीक है जी, जब मेरा इथेनॉल हीट करा जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, वो भी 443 केल्विन पे, ठीक है, तो वो लूज़ कर देता है वाटर मॉलिक्यूल को और फॉर्म कर लेता है इथीन को। वेल यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया गाइस, इट इज़ 443 केल्विन, सॉरी फॉर डैट। अब अगर मैं इसका करा दूँ तो होता क्या है, एक बार आप NCERT से गो थ्रू कर लेना। वेल फिर भी तो CH3CH2OH होता था मेरा इथेनॉल, जब वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा जाएगा, वो भी एक पर्टिकुलर केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर पे देख लेना, एक बार रीचेक करके कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो हो जाएगा CH2CH2 डबल बॉन्ड मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे हो फॉर्म हो चुका है, विच इज़ योर इथीन और H2O। वैसे डिहाइड्रेशन हमने कर तो लिया, यहाँ पे H2SO4 क्यों ले रहे हैं हम कंसनट्रेटेड, वो भी इसका क्या रोल है। वेल कंसनट्रेटेड H2SO4 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है यहाँ पे, और वो रिमूव करा देता है मेरे H2O को ईजीली इथेनॉल से, और इथीन इसलिए फॉर्म हो पाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया, और आपको भी लेना है बिकॉज इट्स एसेंशियल। वेल ठीक है, अब ये क्या है, इथेनॉल से हम कर सकते हैं इथेनोइक एसिड फॉर्म। वेल पर इथेनोइक एसिड क्या है, इथेनोइक एसिड से मेरे को समझ आ रहा है कि ये एसिटिक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये कर रहा है बिलोंग, वी नो डैट, ठीक है। लेकिन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला तो CH3COOH होता है, वी नो डैट। ये कॉमनली इसको अगर मैं बोल लूँ तो एसिटिक एसिड इसको बोला जाता है, वी नो डैट। भाई एसिड और बेस के अंदर हमने ये देखा। आपको ये भी बता दूं कि ये बिलोंग करता है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से, ये मेरे को इससे पता चल गया था नेम से मैम, फाइन चट,
यू आर गुड गाय। वेल, इसके अंदर क्या होता है, COOH यानी कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, अभी बताया मैम आपने। ये मेन कंपोनेंट होता है मेरे विनेगर का, ये आपको ध्यान रखना है, मेन कंपोनेंट होता है मेरे विनेगर का। मैम मेरे को पता है वैसे तो, पर आपने बता दिया, अच्छा हो गया, ओके। वैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जी हाँ, मतलब एसिटिक एसिड एज अ ग्लेशियल रहता है, यू नो व्हाट, ये फ्रीज फॉर्म में रहता है। जो मेरा प्योर इथेनोइक एसिड होगा ना, वो फ्रीज हो जाता है विंटर के ड्यूरिंग, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो 16.6 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। इट फॉर्म्स आइस लाइक क्रिस्टल, आइस जैसे उसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। ये जो प्योर फॉर्म होती है ना, इसको इसीलिए हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोल देते हैं, क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर मैं देखना चाहूँ तो ये कलरलेस लिक्विड होता है अगेन, और इसकी स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है। इथेनॉल की प्लीजेंट थी, इसकी पंजेंट होती है। पंजेंट इज़ व्हाट, जो मेरे नाक को थोड़ी लगे, मतलब यू नो थोड़ी सी अजीब सी होती है। सोरेन टेस्ट होती है अगर मैं इथेनॉइक को, वैसे मेरे को टेस्ट एसिटिक एसिड हम कर लेते हैं विनेगर में, बट ना करें प्योर तो इट्स गुड इनफ। तो इथेनोइक एसिड जो है उसका सोर होता है टेस्ट, कम्प्लीटली मिसेबल होता है वाटर में। और जो मेरा प्योर इथेनोइक एसिड होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 डिग्री सेल्सियस, या बोलूँ मैं वही 16.6 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए ये ऑफन अगर आप देखोगे फ्रीज हो जाता है विंटर के ड्यूरिंग या कोल्ड क्लाइमेट में, इसके आइस लाइक क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, है ना, इसीलिए मैंने इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला है। वेल, मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लेशियल क्यों बोल रहे हैं हम इथेनोइक को, तो आप बता दोगे। अब आ जाते हैं हम इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है मैम, होता क्या है, देखो रिएक्शन अगर मैं इसका सोडियम के साथ कराऊँ अगेन, जैसे मैंने पहले उसका कराया था इथेनॉल का, तो होता क्या है, CH3COOH का Na के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगी तो CH3COO Na फॉर्म होगा, विच इज़ योर सोडियम इथेनोइट, और मेरा हाइड्रोजन यहाँ से इवॉल्व होगी। और क्योंकि हाइड्रोजन इवॉल्व हुई है तो ब्रिस्क एफिशिएंस के साथ होगी, इतना तो हम बेसिक नॉलेज रखते हैं। अब अगर मैं देखूँ तो रिएक्शन अगर मैं करा दूँ इसका Na2CO3 के साथ, विच इज़ योर सोडियम कार्बोनेट, तो मैम क्या होगा, तो गाइज ये मेरा CH3COO Na के साथ कंबाइन हो जाएगा, CH3COO Na फॉर्म करेगा, और मेरा CO2 यहाँ से इवॉल्व होगा और H2O। ये मेरा सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से मिल जाएगा, ये मैंने देख लिया। अब तीसरा जो रिएक्शन है वो है कि अगर मैं रिएक्शन करा दूँ इसका NaHCO3 के साथ, कैसे मैम सारे सोल्ट्स ही ला रहे हो कोई बात नहीं बच्चा, पढ़ लेते हैं। तो इथेनोइक अगर मेरा एसिड है, उसको मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दिया, तो CH3COO Na, CO2 और H2O मेरा यहाँ से इवॉल्व होगा। ऑब्जर्वेशन में मैं देखूंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वहाँ से इवॉल्व हो रही है, और उसका टेस्टिंग आपको अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वेल, फिर मैं आपको बता दूं कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है। वेल, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है, तो जो मेरा रिएक्शन होता है, जब मेरा रिएक्शन होगा अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वहाँ से मेरा ईस्टर और वाटर फॉर्म होगा। और इसलिए क्योंकि ईस्टर फॉर्म हो रहा है, हम इसको बोलेंगे, ये हो रहा है यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वेल मैम, इसका रिएक्शन क्या होता है, देखो इथेनॉल होता है मेरा, इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, है जी, हाँ जी। तो जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा CH3COO2H5, जी इतना तकड़ा, जी हाँ, इथाइल इथेनोएट मिलेगा आपको, और वाटर वहाँ से आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है कंसनट्रेटेड H2SO4। अगेन वही क्वेश्चन निकल गया है भाई, कंसनट्रेटेड H2SO4 ले क्यों रहा है, यहाँ पे ये एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। ये क्या करता है, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, इतना तो हमें पता चल चुका है। और इसीलिए क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर पा रहा है, H2O यहाँ से इवॉल्व हो पा रही है और रिएक्शन प्रोसीड हो पा रहा है। वेल, ईस्टर क्यों बोल रहे हैं हम इसको, ये ईस्टर है क्या, ईस्टर तो हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे ईस्टर यहाँ पे फॉर्म होता है। और वैसे ईस्टर होता क्या है, ईस्टर होता है मेरा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड।
अच्छी सी इसकी स्मेल होती है, भीनी भीनी खुशबू। वेल ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लीजेंट स्मेल के लिए हमारे फ्रूट्स और फ्लावर। जी हाँ, दे आर यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। मतलब जो मेरा परफ्यूम होता है ना, उसमें ना ईस्टर होता है, इसीलिए वो उनकी स्मेल इतनी अच्छी साउंड करती है। मतलब स्मेल साउंड क्यों करेगी, इतनी अच्छी स्मेल होती है। ठीक है गाइस, समझ चुके। अब आ जाइए सॉप और डिटर्जेंट। मैम सॉप और डिटर्जेंट भी पढ़ेंगे हम? जी हाँ, आप कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप तो सब पढ़ने वाले हैं गाइस। वेल मैम ये सॉप और डिटर्जेंट आपने बोल तो दिया, ये है क्या भला? अजी सोप और डिटर्जेंट मैम हमको ये तो पता है, देखो साबुन होती है, सर्फ होता है, ये वही है क्या? हाँ जी है तो वही। वैसे सोप होता क्या है? सोप एक होता है मेरा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो होता है उसकी लंबी चेन, फैटी एसिड की लंबी चेन होती है, उसको मैंने सोप बोल दिया है जी। हाँ जी, क्या जी? सोप जो है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की एक लंबी चेन होती है, ऑफ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, इसको मैं सोप बोल देती हूँ। ठीक है, सोप जो है वो कॉमनली यूज़ होता है क्लींजिंग और वॉशिंग के लिए। मैम इतना हमें पता ही है। वैसे सोप बनती कैसे? सोप बनती है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन से। अब ये क्या है? इससे ही नाम निकाल रहा है जी। देखो सोप जो होती है वो प्रिपेयर होती है जब मैं वेजिटेबल ऑयल को या एनिमल फैट को हीट करा देती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो वहाँ से मेरा सोप और ग्लाइसरॉल फॉर्म होता है और इसे मैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोल देती हूँ। एनसीईआरटी का की पॉइंट है कि जो रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ईस्टर रिएक्ट करे एल्कली के साथ, ईस्टर मतलब प्लीजेंट स्मेल वाला, एल्कली के साथ रिएक्ट करे और वहाँ पे मेरा सोप फॉर्म हो और अल्कोहल फॉर्म हो, उसे मैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलती हूँ। ठीक है गाइस, इतना मेरे को अगर समझ आ चुका है तो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप ऑन करते हैं। क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है सोप का, अब समझाते हैं। तो सबसे पहले याद रखो कि सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? हेड और टेल। ठीक है, हेड और टेल होती है। हेड जो होता है वो मेरा हाइड्रोफिलिक होता है और टेल होती है हाइड्रोफोबिक। अब टेल जो हाइड्रोफोबिक होती है उससे मुझे क्वेश्चन निकल के आया, भाई देखो हाइड्रोफोबिक, फोबिक तो मतलब फोबिया मतलब डर, तो हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरे। जी हाँ, इसको वाटर पसंद नहीं होता लेकिन ऑयल और ग्रीस पसंद होता है, तो मतलब ये वाटर हेटिंग है बट ऑयल लविंग है। अब दूसरे की बात करते हैं, विच इज योर हेड, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक क्या होता है इसका उल्टा, इसको वाटर पसंद होता है, वाटर लविंग है। अब मान लो हमारे हाथ पर ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है, ओके, तो होगा क्या? ठीक है, मेरे हाथ पे ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है, तो जब हम इस पे सोप लगाएंगे ना, तो सोप का टेल जो मैंने आपको बताया हाइड्रोफोबिक पार्ट, टेल पार्ट, वो ऑयल से चिपक जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों नॉन पोलर नेचर के हो जाएंगे, सोप का डर्ट भी और मेरी ये भी टेल भी। ठीक है, तो ये चिपक जाएंगे। और सोप का जो हेड है ना, जो सोप का हेड है, सोप का हेड बाहर की तरफ वाटर में रहता है क्योंकि हेड को वाटर अट्रैक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल ऑयल के पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक गोल स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ये जो गोल स्ट्रक्चर बनता है ना, इसी को हम मिसल बोलते हैं। अब मिसल क्या है? मिसल में होता है ऑयल अंदर, सोप के टेल्स ऑयल की तरफ, और हेड जो होता है वो कहाँ होता है? वाटर की तरफ होता है। अब जब हम पानी से रिंस करते हैं उसको, तो वाटर जो होता है मिसल्स के अंदर वो इजीली वॉश ऑफ हो जाता है, इसलिए ऑयल, ग्रीस और डर्ट जो है वो भी वाटर के साथ निकल जाते हैं और सरफेस एकदम क्लीन हो जाता है। मतलब हमारा जो क्लॉथ है या फिर मेरा जो हैंड है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, बट हाइड्रोफिलिक में आपने ये क्यों लिख रखा है कि भाई आयनिक एंड है ना? तो आयनिक एंड इसलिए कहते हैं इसको आयनिक एंड कहते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें चार्ज ग्रुप होता है, जैसे कि COO- हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, ऐसे इसके पास चार्जेस होते हैं, इसलिए इसको आयनिक एंड बोला गया है। अब इसका काम क्या है? ये वाटर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है और हमेशा वाटर की तरफ रहता है।
अब ये तो ठीक है, बट हाइड्रोफोबिक में आपने ये क्यों लिख रखा है कि हाइड्रोकार्बन चेन? ये हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि भाई देखो ये वाटर हीटिंग पार्ट है, ये एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसमें हाइड्रोकार्बन आप समझते ही हो कि जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि CH3CH2 होल 16 हो गया, ठीक है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन चेन कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये वाटर से दूर रहता है और ऑयल और ग्रीस से चिपक जाता है ना। अब ये चीजें अगर क्लियर हो चुकी है, ये आपका टॉपिक अगर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्लियर हो चुका है, तो हम जंप ऑन करते हैं किस पे, नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है देखते हैं, सोप वर्सेस हार्ड वाटर एंड डिटर्जेंट, व्हाट इज दिस? हाँ जी, तो देखो सोप तो मैंने आपको समझा दिया कि सोप कैसे काम करती है, सोप का क्या है, क्या होता है, ठीक है, पर हम why doesn't soap work well in hard water? पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हम कपड़े फिर सोप से ही क्यों नहीं धुल लेते, हम डिटर्जेंट क्यों यूज करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? Why doesn't क्यों सोप जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है हार्ड वाटर के अंदर जिससे हम कपड़े धुलते हैं, उस पानी में क्यों नहीं कर पाती है? तो हार्ड वाटर ऐसा इसलिए होता है, देखो जो हार्ड वाटर होता है ना उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया। अब जब सोप उसमें ऐड मतलब सोप ऐड करोगे, आप सोप लगाओगे और हार्ड वाटर यूज करोगे तो वो रिएक्ट करेगा इन आयंस के साथ और एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगी। कौन? सोप मेरी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेती है इनके साथ रिएक्ट करके, आयंस के साथ। वो जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है भाई, देखो जब स्कम फॉर्म हो जाती है तो मेरी लैदर फॉर्म नहीं हो पाती, मतलब झाग नहीं आ पाते हैं, और जब झाग नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमें और सोप की नीड होगी और सोप की नीड होगी, इसीलिए भाई कितना सोप यूज करोगे, इसलिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट इसमें हेल्प कैसे करते हैं फिर? देखो जी, बात यह है कि सोप जो है उसमें तो स्कम फॉर्म हो जाता है तो अच्छे से नहीं हो पाता हमारा क्लोथ क्लीन, तो इसलिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट में ना स्कम फॉर्म नहीं होती हार्ड वाटर के साथ। ये प्रोड्यूस करता है लेदर, चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, इट डजेंट मैटर, वो सब में लेदर कर देता है प्रोड्यूस। अब इसीलिए डिटर्जेंट जो है वो मोर इफेक्टिव होते हैं सोप से हार्ड वाटर में, इसलिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं कपड़े धुलने के लिए मोस्टली। अब एनसीईआरटी का हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं अगर आपको बताऊं एनसीईआरटी के, तो वो है कि सोप जो है वो स्कम प्रोड्यूस करती है हार्ड वाटर के अंदर, और डिटर्जेंट जो होता है वो दोनों में काम कर सकता है अच्छे से, सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर में भी। वो वहां पे स्कम फॉर्म नहीं करता है, बल्कि वो लेदर ही फॉर्म करता है दोनों केसेस में। अब अगर मैं कंपैरिजन टेबल देखूं तो सोप और डिटर्जेंट की, तो मैं देखूंगी कि सोप जो है वो क्या कर रही है, स्कम प्रोड्यूस कर रही है, स्कम फॉर्म कर रही है मेरे हार्ड वाटर के अंदर। बट डिटर्जेंट क्या कर रहा है, ये स्कम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, फॉर्म नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कम लेदर बन पा रही है क्योंकि स्कम फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे लेदर आराम से बन पा रही है क्योंकि नहीं हो रहा है। ये लेस इफेक्टिव है हार्ड वाटर के अंदर और ये इफेक्टिव है हार्ड और सॉफ्ट दोनों वाटर के अंदर सही से। अब आपको बता दूं, आप आ चुके हो चैप्टर के एंड पे। अब हम क्विक रिवीजन देखेंगे अपने इस चैप्टर का, इस वाले पार्ट का बेसिकली। तो होगा क्या, एलोट्रोप ऑफ कार्बन हमने देखा हुआ है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है, ठीक है, जिसमें होता है मेरा कोर का मतलब एलिमेंट कार्बन ही होता है। बट होता क्या है, इसकी अरेंजमेंट, इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, इसलिए मैंने इनको एलोट्रोप बोला है। जो मेरा डायमंड होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, कंडक्ट नहीं कराता है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट को अगर मैं देखूँ, ये सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करा पा रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फ्लोरीन C60 बहुत ज्यादा फेमस है, विच इज बकमिनिस्टर फ्लोरीन, एंड इसका फुटबॉल शेप होती है, ठीक है, और इसका क्या वो होता है स्ट्रक्चर, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। अब इथेनॉल, नहीं, पहले हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने पढ़ी कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। कंबशन में होता क्या है, जैसे मेरा जलता है, जब मेरा कंबशन होगा तो वो उसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलेगा तो मेरे को प्रोडक्ट्स मिलेंगे CO2, H2 और हीट। और जब मैं ऑक्सीडेशन देखती हूँ तो मेरा होता क्या है, इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है इथेनोइक एसिड में, है ना, वी नो दैट। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है। अब एडिशन क्या होता है, एडिशन में आपका जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है ना, वो मेरे H2 उनमें ऐड हो जाती है
और सैचुरेटेड में चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड जो है उनके साथ Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करती है। और ये जो रिएक्शन है वो ये है कि CH4 जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो CH3Cl और HCl प्रोड्यूस मेरे को करके देता है। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो मीथेन जब ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 और 2H2O प्रोड्यूस होगा, सॉरी जब हम इसको बर्न करेंगे तब, है ना, कंबशन होगा। CH3CH2OH विच इज योर इथेनॉल, उसका ऑक्सीडेशन होगा, एडिशन ऑफ मतलब ऑक्सीजन हो गया तो क्या होगा, CH3COOH आपका फॉर्म हो जाएगा विच इज योर इथेनोइक। एंड CH2 डबल बॉन्डेड, एज यू कैन सी ये अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो इसमें क्या होगा, CH3 विच इज योर निकल के प्रेजेंस में ये आपका फॉर्म हो जाएगा। ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो चुका है। अब ये आपको एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ। वेल यहाँ पे देखिए CH3CH2OH का हम H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम कराएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड और H2O फॉर्म होगा। और कंसंट्रेटेड क्यों यूज किया था, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगेन आप यहाँ पे ये वाली रिएक्शन देख सकते हैं। और इथेनोइक एसिड हम देख चुके हैं कि इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है, फंक्शनल ग्रुप COOH होता है इसका, विच इज योर कार्बोक्सिलिक, और मेन कंपोनेंट होता है ये विनेगर का। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी हम देख चुके हैं कि इथेनॉल में इथेनोइक एसिड जब ऐड कराते हैं तो ईस्टर फॉर्म होता है वाटर। और ईस्टर हमारे लिए इसलिए यूजफुल है क्योंकि हमारे सेंट परफ्यूम में भी ऐड होता है। और ये मेरा फ्लावर वगैरह स्वीट इसकी स्मेल होती है, प्लीजेंसी। अब गाइस सोप और डिटर्जेंट हम अभी देख के आए हैं कि सोप जो है वो मिसल फॉर्म करता है, सोप जो है वो फॉर्म करता है कम वाटर के अंदर, और डिटर्जेंट वर्क करता है दोनों में, हार्ड हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो। इथेनॉल मैं आपको बता दूं फॉर्मूला C2H5OH होता है, एंड फंक्शनल ग्रुप ये OH से बिलोंग करता है विच इज योर एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है। एंड डिहाइड्रेशन हम इसका कराते हैं तो इथेनॉल को जब हम डिहाइड्रेट कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, योर H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा वहाँ पे इथीन फॉर्म हो जाता है। अब इतना हमने ये देख लिया है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड वाचिंग इट. I hope you have gathered enough information about this chapter, and that's all for today's video. Be happy, stay tuned, take care, bye bye.